यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं आर के जांगड़े जी से। एडवोकेट आर के जांगड़े जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पहले कि मैं इनसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूँगा कि एडवोकेट रामकृष्ण जांगड़े काफ़ी सक्रिय हैं सामाजिक काम को लेकर के, और वो एक एडवोकेट भी हैं, नोटरी भी हैं, और तमाम अपनी जिम्मेदारियों के साथ में वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का जो संयुक्त मोर्चा है छत्तीसगढ़ का, उसके वो राज्य कन्वीनर भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। जांगड़े जी, जैसा कि हमारा इस जो एपिसोड है जी पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उसमें हम ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ और कहाँ से आप आगे बढ़े, कैसा आपका बैकग्राउंड रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जन्म हुआ है कोसमकुंडा में। छोटा सा गांव है, और उसके पास में एक सरसीमा करके कस्बा है। तो बिलेगढ़ तहसील में आता है। पहले रायपुर ज़िले में आता था, अब बलौदाबाजार ज़िले में आ रहा है। और सरसीमा में ही मेरी पढ़ाई लिखाई जो मिडिल स्कूल है वहाँ हुआ है। जब हम लोग कक्षा 6वीं में गए तो 10 किलोमीटर हम लोगों को पैदल आना जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर रोज चल करके पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने गए हैं। ऐसे क्षेत्र से हमारा जो है जीवन की शुरुआत हुई है। वहाँ बचपन में जो हम लोगों ने देखा सामाजिक जीवन में कैसे पदार्पण हुआ, वहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा था हमारे कास्ट के ऊपर में। और पढ़ते पढ़ते स्कूल में भी जो जाति भेद, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम लोगों ने देखा, समझा। और उसमें 9वीं तक जाते जाते हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर से परिचित हो गए थे। वहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब 1981 में एक छिंद करके गांव है, छोटा सा गांव, वहाँ पर रामनामी समाज का एक मेला होता है। रामनामी समाज के मेला में काशीराम साहब आए थे, और तमाम महापुरुषों का प्रदर्शनी लगा करके लगाए थे। तब हम मात्र 9वीं का मैं बच्चा था, 12-13 साल की उम्र रहा होगा। वहाँ से हम लोग एक फ़ोटो देख करके परिचित हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर का। छोटे छोटे किताबें पढ़ करके उनके आंदोलन से परिचित हो गए थे। और 10वीं कक्षा में हम लोग एक बड़ा सम्मेलन करवाए, छात्र जीवन में ही। पहली बार वहाँ पर 82 में गुरु घासीदास जयंती मनाए हम लोग, जिसमें रायपुर से जो बामसेप के कन्वेनर थे JP बाऊ साहब। तो हम लोग देखिए, उस जमाने में पूरा दिन लगता था रायपुर आने में। सुबह 5 बजे निकलते थे तो 6 बजे पहुँचते थे रायपुर। बस में कोई साधन सुविधा नहीं था। वहाँ से 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी रायपुर आकर बामसेप के कन्वेनर को सरसीमा जैसे जगह में ले जाना और एक गुरु घासीदास जयंती मनाना, अपने आप में एक अद्भुत घटना है हमारे जीवन के हिसाब से, जिसमें 2-3 हज़ार छात्र, पालक, पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर गुरु घासीदास जयंती मनाए। उसके बाद में 11वीं कक्षा में जब हम गए तो बड़ा जातीय संघर्ष हुआ वहाँ पर स्कूल में। उससे हम लोग बहुत पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे। और उसी समय DS4 के बैनर में काशीराम साहब जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 83 में पार्टी बनने के पहले। तो मैं और मेरे एक मित्र, हम लोग दोनों जम्मू कश्मीर गए।
वही जेपी बॉस साहब ने लेटर बना दिया, तो हम लोग 2 महीना रह करके वहाँ चुनाव प्रचार किए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ से सामाजिक लाइफ जो है, सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि आप काशीराम से भी काफ़ी जुड़े रहे और शुरू में बसपा आई तो उसमें से भी आप जुड़े रहे, और बाबा साहब का काफ़ी असर आपके कामों में दिखता है, आपके विचारों में दिखता है। तो जैसा कि आपने बताया है कि 9वीं क्लास में जब आप थे तब बाबा साहब की तरफ आपका झुकाव हुआ, और तमाम जो एक्टिविटी है, सामाजिक एक्टिविटी, वो भी आप करते रहे। तो ये बताइए कि जो संघर्ष आपने गांव के क्षेत्र में झेला, डिस्क्रिमिनेशन का, छुआछूत का, और क्या रायपुर आने के बाद में पढ़ाई के दौरान क्या वो संघर्ष आपको यहाँ पर भी झेलना पड़ा? हाँ, यहाँ पर भी झेलना पड़ा। यहाँ जब कॉलेज में आए तो उस ज़माने में रायपुर हमारे क्षेत्र के लोग नहीं आते थे, सब रायगढ़ जाते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन रायपुर से मेरा परिचय होने के कारण, बड़े नगर रायपुर ही था उस ज़माने में, तो हम लोग को ऐसा प्रेरणा मिला कि बड़े नगर में जाके पढ़ना चाहिए। तो रायपुर आकर के पढ़े, और रायपुर में DS4 का 1983 में ही चुनाव से जब जैसे लौटे वैसे मेरे को DS4 का संयोजक बना दिए। अच्छा। हाँ, 11वीं पास होने के बाद में। फिर पार्टी बनने के बाद में 84 में मेरे को पार्टी के जिला संयोजक बना दिए। अच्छा अच्छा। तो लगातार काशीराम साहब के साथ जो है जुड़ करके उस मूवमेंट में काम करते रहे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं देख रहा हूँ कि आप विगत 4-5 सालों से संयुक्त मोर्चा में काफ़ी सक्रिय हैं, और बहुत लोगों को आपने जोड़ा है। ख़ासतौर पे जो 2 तारीख का जो कार्यक्रम था उस पर काफ़ी सक्रिय थे, आपकी पूरी टीम सक्रिय थी। तो मुझे बताइए थोड़ा इसके गठन के बारे में बताइए कि गठन का क्या मकसद है और कहाँ तक ये सफल हो पा रहा है संयुक्त मोर्चा के बारे में? देखिए, संयुक्त मोर्चा से पहले जो हमारा सामाजिक आंदोलन था, हाँ, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाँ हाँ। कि बसपा में मैं बहुत एक हाइट पर गया। जब मध्य प्रदेश था तो 87 में 87 में पहले मध्य प्रदेश का ऑफिस खुला। उस समय मैं LLB सेकंड ईयर की स्टूडेंट था। तो माननीय रत्नाकर जी ने पूरा प्रदेश घूम करके देखा कि कौन मतलब प्रदेश कार्यालय चला सकता है। तो उन्होंने यहाँ के जो हमारे रायपुर के जो टीम है उसको कहा कि भाई इनको, जांगड़े जी को मुझे प्रदेश कार्यालय चलाना है, सचिव के तौर पर इनकी जिम्मेदारी देना है। यहाँ के साथियों ने मना किया कि भाई इनका 1 साल बचा है, लॉ कंप्लीट होने दो, उसके बाद इनको ले जाना। उन्होंने कहा मैं पूरा स्टेट घूम लिया, कोई मेरे को लाइक कोई आदमी नहीं मिला नहीं, तो इनको मुझे दीजिए। तो जा करके हम लोग गए, चूँकि मिशनरी लोग थे हम लोग, बात मानना था। लॉ कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी हम भोपाल गए, और एक जो वहाँ शुरुआत हुई, काशीराम साहब ने एक मकान लेकर के वहाँ के साथी लोगों ने ऑफिस खोला। तो एक फटी दरी किसी हमारे कार्यकर्ता ने दिया और एक मटका दिया। अच्छा। एक मटका और दरी 2 चीज फटी हुई थी, वो भी जो है फटी दरी किसी के घर से मिला, और एक मटका से जो है पार्टी के दफ्तर जो है शुरुआत की। वहाँ से लेकर के चुनाव आगे बढ़ते गए, 2 विधायक बने, शुरुआत हुई, सांसद बने हमारे, दो सांसद जीत करके आए। फिर वहाँ से लेकर के 11 विधायक बन करके आए। बड़े हाइट में गए, बड़े बड़े जनसभाओं को संबोधित किए, बड़े बड़े जनसभा ऑर्गेनाइज किए भोपाल जैसे जगह में, और पूरे प्रदेश भर में घूम घूम करके काम करने का बड़ा मौका मिला। हम लोगों ने काम किया। समय बदलते गया और राजनीति बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो हुआ, बढ़ते गया पार्टी में। चूँकि हम लोग पार्टी नहीं बनी थी तब से संगठन से जुड़े हुए लोग थे, तो वो कल्पनाएं नहीं थी कि राजनीति में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए उसको, एक तरह से कभी किनारे कर दिए जाएंगे या कभी कुछ इस तरह का माहौल होगा। प्लान हम लोग मिशनरी वे पर काम करते रहे, काम कर रहे थे। फिर उसी में
मिशन को ध्यान में रख करके हर कुछ हम लोग निर्णय लेते थे, फैसले लेते थे जो राजनीतिक हिसाब से फिट नहीं बैठता था कभी कभी, जिसके कारण जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय रत्नाकर जी, उनके साथ डिफरेंसेस होने लगा। तो मैं पार्टी के सचिव के तौर पर काम किया, फिर महासचिव बना और अंत में जो है 99 में मुझे जो है एक ऐसा सफोकेटेड कर दिया गया कि मुझे खुद को ही पार्टी छोड़ करके अलग होना पड़ा। और जैसे ही मैं पार्टी छोड़ करके अलग हुआ, फिर मध्य प्रदेश से भी हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया। वहाँ से मैं भोपाल से छत्तीसगढ़ आ गया और लगभग 2000 से हम लोग लगातार आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में हम लग गए, सक्रिय। और उसमें पार्टी छोड़ने के बाद में सामाजिक न्याय मंच हम लोगों ने बनाया। सामाजिक न्याय मंच बना करके हम लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समाज के सबको जोड़ करके हम लोग काम किए। उसका सामाजिक न्याय मंच के एक जो बड़ी उपलब्धि मैं आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तब संविधान के बारे में कोई आयोजन नहीं होता था। संविधान को कोर्ट में एक लॉ डे के रूप में मनाया जाता था, लॉ डे के रूप में। और उसमें 2-4-10 वकील मिल गए, लॉ डे एक सेलिब्रेट कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं होता था। लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे आगे करते गए। 2008 में एक हमारे माननीय भगत साहब थे, GL भगत साहब, कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स में। जब वो आए मुंबई में, उसको बुलाए और बुला करके बातचीत हुई, तो जैसे आप बता रहे हैं, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत होने के बाद में हमने उसको एक मूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ाना शुरू किया। तो पहली बड़ी जनसभा कहना चाहिए 2008 में संविधान दिवस 26 नवंबर 2008 में गांधी मैदान में, नहीं बिलासपुर में पहले। अच्छा, बिलासपुर में हुई। हाँ, बिलासपुर का जो रेलवे के इंस्टीट्यूट है, अच्छा, वहाँ पर हम लोग मनाए। और उसके बाद तो फिर लगातार बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े रैली संविधान के लिए शुरुआत हो गई। इस बात को माननीय कुशवाहा साहब आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील हैं नितिन मेश्राम जी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भारत के लोग संविधान दिवस नहीं मना रहे थे, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पहले से संविधान दिवस मना रहे हैं। अपने इंटरव्यू में एक बार उन्होंने स्वीकार किया था। तो सामाजिक न्याय मंच का ये एक बड़ी उपलब्धि रही। और उसी में चूंकि सामाजिक न्याय की जो बात है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उस बात को ध्यान में रख करके प्रेरित होकर के हम लोगों ने सामाजिक न्याय मंच बनाया था। और उसमें चलते चलते सामाजिक न्याय मंच के द्वारा जो गतिविधियां थी, उसको एक बड़ी उपलब्धि हम ये भी कहेंगे कि शुरुआत में महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जो जन्मदिन है, आपको मालूम होगा कि 20 फरवरी को मनाया जाता था पहले। तो 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया है, 20 फरवरी को। अब वो अप्रैल में हमारे और खोजबीन होते गया, तो अप्रैल में लोग अब मनाने लग गए। तो सामाजिक न्याय मंच ने जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी जो है अपनी एक पहचान बनाई थी उस जमाने में। ये बड़ी दो उपलब्धि मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। उसके बाद में जो हमारा जो मोर्चा बना, ये जो जो अधिकारी कर्मचारियों का जो आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ उत्तर प्रदेश से। फिर लोगों को जो डिमोशन किया गया, जो डिमोशन किया गया, और बहुत सारे स्टेट करने लगे। 2014 में जैसे मोदी जी की सरकार आई, वो बड़े तेजी से जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, फिर आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह कर्मचारियों को डिमोशन और प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का तेजी से वो जो क्रम चलने लगा। और मध्य प्रदेश के जो जबलपुर जो माननीय हाई कोर्ट है, उसने, चूंकि दोनों राज्य एक तरह से अभी रिलेटेड हैं, तो जैसे जबलपुर हाई कोर्ट ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त किया, तो यहाँ पर भी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये बात चली, सभी कर्मचारी, अधिकारी, विद्वान सब लोग जुड़ मिल करके। तो सब ने कहा कि
अलग अलग हर समाज के संगठन तो है, जैसे ट्राइबल का अलग संगठन है, हमारा ओबीसी का अलग संगठन, एससी का अलग संगठन, और माइनॉरिटीज का भी है, माइनॉरिटीज का भी अब वो अलग संगठन। तो ये सोचा गया कि भाई एससी एसटी मिल के करेंगे, दोनों समाज मिल के, तो ये अच्छी बात है, दोनों मिल के करें, दोनों संगठन को जोड़ा जाए। एक संगठन से तो हो नहीं सकता, आदिवासी से करेंगे तो एससी नहीं आएगा, एससी से करेंगे तो एसटी नहीं आएगा। फिर उसमें बात बढ़ी कि जब हम लोग मूल निवासी आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, तो फिर एससी एसटी ही क्यों, उसमें ओबीसी भी जोड़ा जाए और माइनॉरिटी को भी जोड़ा जाए, चारों समाज को लेकर के हम लोग आंदोलन पैदा करें, आंदोलन करें। और इस तरह से कई मीटिंगें हुआ, कई विचार मंथन हुआ, फिर ये संयुक्त मोर्चा का नाम आया और उसमें साफ ये लिखे हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़, इस नाम से संगठन बना। और इसका बड़ा जो आंदोलन हुआ वो 3 जुलाई 2016 को हुआ, जिसमें 35-40 हजार लोग रायपुर में इकट्ठे हुए, बड़ी रैली हुई, जिसका प्रभाव ये रहा कि 4-5 साल तक जो है, 4 साल तक तो समझ लीजिए कि उस प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको दबा के रख दिया। लेकिन अभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो हमारा माननीय हाई कोर्ट है, उसने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया एक तरह से, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि संयुक्त मोर्चा के एक प्रकार से जो शुरुआत होने की पूरी भूमिका आपने बताई कि किस प्रकार से हुआ है, और बहुत सारे कार्यक्रमों में या शुरुआती जो बैठकों में मैं भी शामिल रहा हूँ, और उसको मैंने करीब से देखा है कि किस प्रकार से इस जो शुरुआत हुई। तो मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जो पत्नी है वो भी मूवमेंट से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों आप लोग पति पत्नी मिलकर के कैसे कर पाते हैं काम? क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ससुराल पक्ष क्या वो भी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये लाइव पे है तो हम चाहते हैं कि इस बारे में भी थोड़ी सी बात सामने आनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अच्छा, है ना। भिलाई में नौकरी कर रहे थे और ये स्टेट ऑफिसर थे, वो बड़े अधिकारी थे। बहुजन समाज पार्टी में भी जुड़े हुए थे, बहुत दिनों तक काम किए। और एक तरह से हम देखें बहुजन समाज पार्टी में जुड़े होने के कारण अपना भी कोई उन्होंने विशेष वो नहीं कर पाए, लगातार काम करते रहे, 20 सालों भी काम किए। वैचारिक मतभेद जैसे होते गया, बहुत सारे लोग बाहर होते गए पार्टी से, जिसके कारण वो भी 2000 में पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन मूवमेंट से जुड़े रहे और उसका असर जो है मूवमेंट से जुड़े रहे, बच्चों के भी रहा। बच्चों अब चूंकि बचपन में जिस घर में बाबा साहब के बारे में रात दिन चर्चा हो रही है, गुरु घासीदास जी के बारे में चर्चा हो रही है, महापुरुषों के बारे में चर्चा हो रही है, बचपन से बच्चे देखते हैं। तो हमारी पत्नी भी उन्हीं मतलब माहौल में पली बढ़ी है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, बायोलॉजी में ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। और पूरा परिवार जो है उनका मिशनरी परिवार था। मैं भोपाल में था और हम तो ऐसा सोच करके निकले हुए थे कि काशीराम साहब के साथ में कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि राजनीति से जब बाहर निकले तो बहुत सारे आप जैसे विद्वान साथियों ने कहा कि परिवार बसाओ। फिर किसी ने पहल किए, हमारे फादर इन लॉ से कुछ साथियों ने, कि इनको जो है चूँकि रोजगार नहीं था और बेरोजगार थे, कोई कुछ भी काम नहीं था, फिर भी बड़ा दिल करके हमारे फादर इन लॉ ने, आपको बताऊंगा कि उन्होंने हमारे घर देखने नहीं आया। अच्छा, हाँ, वो आप मिशनरी में है इतना जान करके बाबा साहब का मिशनरी है, कुछ न कुछ करेगा, ये मान करके उन्होंने अपनी बेटी जो है मेरे हाथ में सौंप दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो एक बड़ा सपोर्ट है उनका जो है, उनके वजह से आज हम पूरा काम कर पा रहे हैं। और खुशी की बात है, जैसे ही वो बसपा छोड़े तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस में 20 साल उन्होंने बड़ा मेहनत किया और बड़ा मेहनत करके उनका जो बेटा है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है भुवनेश्वर बघेल, साथ में वो भी करते रहे। तो उसका प्रतिसाद ये मिला अभी कि डोंगरगढ़ से उनको टिकट भी मिला कांग्रेस से। अच्छा, और आज कांग्रेस के वो विधायक भी है। बहुत बढ़िया। तो
एक तरह से अभी एक घटना बताऊंगा आपको। अभी उसको डोंगरगढ़ में जो मकान मिला है, सरकारी आवास मिला, वहीं पर बिल्कुल बाबा साहब का मूर्ति है सामने। अच्छा। हाँ, उनके जो ऑफिस मिला है उसमें। हाँ। तो जो भी गुरु घासीदास जी का पूजा पाठ किए, मतलब उद्घाटन अवसर में, और सीधा माला लेकर के जो है एक मिशनरी परिवार का देखिए कि सीधा माला लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर में माल्यार्पण करने गया। तो सब लोग वहाँ जो है दंग रह गए, चकित रह गए कि भाई आप कांग्रेस के जो नेता होते तो एक अपेक्षा आप नहीं कर सकते थे, लेकिन स्वप्रेरित होकर के व्यक्ति है, हाँ, जो एक परिवार से जो मिशनरी होता है वो पहले माला पहना है। तो वहाँ जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे वो इतने गदगद हो गए, करीब 2000 लोग आए थे उनके उद्घाटन में। हाँ। तो एक मिशन का एक अलग ही जज्बा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि साथियों ऐसे बहुत सारे तमाम साथी हैं जांगड़े जैसे, और जो कि मिशनरी परिवार है, वो पूरे परिवार से लगे हुए हैं, आर्थिक स्थिति उनकी विकट है, बावजूद इसके वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अंबेडकर जो वाद है, अंबेडकर की जो विचार है, उनकी जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और चेतना जो है, जो सामाजिक चेतना होती है, उसको उनके बीच में ला रहे हैं, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो छुआछूत, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ समाज जागृत हो सके और शोषकों को चुनौती दे सके। तो जांगड़े जी, आपने बहुत अच्छी आपने बात बताई, अपने पूरे संस्मरण को भी आपने साझा किया साथ में। तो मैं जाते जाते चाहूँगा कि हमारे ऐसे बहुत सारे मिशनरी साथी हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपके जो संस्मरण हैं उससे वो प्रेरणा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ संदेश दें कि वो किस प्रकार से उनको इस काम करने की प्रेरणा मिले और एक नई ऊर्जा मिल सके। देखिए, आज हमारे जितने भी मिशनरी साथी जो बाबा साहब के मूवमेंट में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती ये है कि जो 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद हुआ, और उसमें हम लोग उस समय टीवी डिबेट पे जो देख रहे थे, तो देश के जो विद्वान, इतिहासकार, प्रोफेसर्स, सब लोगों ने उसकी समीक्षाएं उस समय कर रहे थे 2 अप्रैल के समय। तो 2 अप्रैल के समय विद्वानों ने ये कहा कि भारत के इतिहास में जो मूल निवासी समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, इनके इतिहास में 2000 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो स्वस्फूर्त भारत बंद हुआ है। पूरे भारत में पूरे भारत में, और बंद रहा, बाकायदा पूरा बंद रहा, और दुकानें, पेट्रोल टैंक वगैरह सारा पूरा बंद रहा। और उसमें आप देखेंगे भारत बंद को हम लोगों ने बहुत जीवन में देखे हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना प्रचार प्रसार के, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे, तो कभी भी बंद नहीं हो पाता था। बड़े बड़े विज्ञापन देते थे नेता लोग, चाहे कांग्रेस ने कभी किया हो, चाहे भाजपा ने कभी किया हो, और बड़ी बड़ी रैली निकाल करके भारत बंद कराने की कोशिश करते थे। ये ऐसा बंद था कि किसी अखबार में नहीं, कोई बैठके नहीं, कुछ नहीं, और स्वस्फूर्त लोग निकल के आए और भारत बंद हुआ। उस भारत बंद का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, वो बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है, ऐसा मेरा कहना है। उसमें छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने देखा, आप देखे होंगे तो उस समय जब टीवी में, तो भारत में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो उसको लीड कर रहा हो। सब जगह नीला झंडा और चक्र जो है, बाबा साहब का जो है नीला झंडा और चक्र दिखता था। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, चूंकि हमारे पास संगठन था संयुक्त मोर्चा, तो हमने पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में संयुक्त मोर्चा के जो बैनर है उसका, उस बैनर तले जो है यहाँ पर प्रेरित हुआ, और हम लोगों ने उसको सिस्टमेटिक और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने भारत बंद कराया। कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुआ, बल्कि जहां अनऑर्गेनाइज्ड वे पर जो काम हुआ, जहां पर हिंसाएं हुई, लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये संगठन का प्रभाव है। यदि संगठन के द्वारा यदि उसको किए जाते तो शायद हमारे लोग शहीद नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो 2 अप्रैल का जो प्रभाव है, उसमें जैसे मैंने कहा सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव पड़ा है, उसमें जो हमारी चेतना आई है समाज में, उस चेतना में
सैफुद्दीन सोज, जो भारत के बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से 2015 में ही कहा था कि यदि दोबारा फिर से पीएम मोदी रिटर्न होकर के आते हैं, पीएम बनते हैं, तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। इसको हम लोगों ने सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचारित किया, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिए भी होंगे तो उसका कोई मूवमेंट था नहीं, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज उसी बात को, जो उनका जो छुपा हुआ एजेंडा है, साक्षी महाराज जो सांसद हैं वो खुद बोल रहे हैं कि यदि पीएम मोदी बनते हैं तो दोबारा 2024 में चुनाव नहीं होगा, भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो ये जो हमारा जो संवैधानिक समाज जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, संवैधानिक समाज में इसलिए कहता हूँ क्योंकि संविधान में इन चारों वर्गों के बारे में उल्लेख था। लेकिन अभी ये जो सवर्ण आरक्षण आया 10%, तो संविधान में उनको लाया गया है जानबूझ करके, क्योंकि उसका काउंटर रिएक्शन था। हम संवैधानिक समाज बोलते थे, चूंकि संविधान में सवर्णों को कहीं पर कोई उल्लेख नहीं था। SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो है, इन्हीं का उल्लेख था। तो इसको हम संवैधानिक समाज के तौर पर प्रचारित करते थे। संवैधानिक समाज के तौर पर हम अपने आप को साबित करते थे, ये समाज संवैधानिक समाज है और हर चीज को संविधान के रोशनी में, संविधान के अनुसार, संविधान के दायरे में रह करके ये काम करने वाला समाज है। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मोदी जी जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, जिनपिंग, क्या नाम उनका, उससे वो प्रभावित हैं। अच्छा, हाँ, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो वो अपने वहाँ संविधान में अमेंडमेंट करके आजीवन प्रधान राष्ट्रपति बनने को उन्होंने वो बना लिया है, कानून पास कर लिया है। उसी दिशा में भारत जो है मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जितने महापुरुष हैं, महापुरुषों का आंदोलन से पैदा हुआ ये जो मूवमेंट है, संविधान है, महापुरुषों के ही दिशा निर्देश पर ही बाबा साहब ने संविधान बनाया है। तो ये जो संविधान है ये खतरे में है यदि मोदी जी लौट के आते हैं। लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हर हाल में हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा, मोदी को रोकना पड़ेगा, तब जाके आपकी डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी और संविधान को हम लोग बचा पाएंगे। अब इसका तरीका यही हो सकता है, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा ये थी, मैंने उत्तर प्रदेश की कई सभाओं में मैंने बोला है कि बहन जी जो है, जो यूपीए है, कांग्रेस लेड जो गठबंधन है, यूपीए गठबंधन है, यूपीए गठबंधन का बहन जी को कन्वीनर बनाते और पूरा देश में 545 जो लोकसभा है उस सब में बराबर की गठबंधन होता। जैसे छत्तीसगढ़ में हम कहें कि छत्तीसगढ़ में एक सीट यदि मिलता बहुजन समाज पार्टी को, जांजगीर लोकसभा, तो वो बहुत आसानी से जीत करके आते। 4.5 लाख वोट वहाँ कांग्रेस को मिला है, 3.5 लाख वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी को, जो जोगी बसपा गठबंधन है। टोटल मिला के कितना हुआ? 4.5 लाख और 3.5 लाख, 8 लाख वोट, 8 लाख मान करके चलिए, 8 लाख वोट दोनों का वोट है वहाँ पर। अब पिछले 20 साल से क्या हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कारण वहाँ पर कांग्रेस की वोट कट जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीत के चली जाती है। तो हम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के ही काम कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो हमारे आज के जो नौजवान साथी हैं, जो आज सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, समझदार हैं, हम ऐसा कोशिश करें कि जहां बहुजन समाज पार्टी जीतने की स्थिति में है वहां बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को जिताएं, और जहां यदि हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हमारे वजह से भाजपा ना जीते, इसकी जो है हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो संदेश दिया हमारे दर्शकों को वो उनके ज़रूर काम आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज की जो स्थितियाँ बन रही है, परिस्थितियाँ बन रही हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो भी इससे वाकिफ़ हो रहे होंगे। और जांगड़े जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया इस चैनल में बातचीत करने के लिए,
पर्सनैलिटी ऑफ द वीक के इस खास एपिसोड में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि ये मूवमेंट की जानकारी जो है घरों घर पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर के इस एपिसोड में फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। Yeah.